अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक गलत फील्ड पर आ गए हो और तुम्हें दूसरी फील्ड पर जाना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ आईटी फील्ड की। आज के समय पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या हमने कोई गलती की है कि हमने आईटी फील्ड चूज़ किया है क्योंकि जॉब नहीं लग रही है, या फिर बहुत कम सैलरी पैकेज मिल रहा है, या फिर तुम्हारे स्किल के अकॉर्डिंग या तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन है? या फिर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चूज़ करनी चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब चूज़ करनी चाहिए? जितने भी डाउट है, प्लस फ्यूचर के हिसाब से तुम्हें कैसे प्रिपेयर होना है, फ्यूचर क्या होने वाला आईटी करियर का, और ये आईटी करियर जो है ये गवर्नमेंट जॉब से बेटर है या फिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक यंग स्टूडेंट के माइंड पर आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखना है ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स प्रॉपर क्लियर हो जाएं, और इसके बाद फिर तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पे सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। राइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉब्स। ओके, तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में एक एक प्यारी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है ना कि यार हमने आईटी करियर को चूज़ करके क्या कोई गलती तो नहीं कर दी है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने आईटी करियर चूज़ कर लिया तो क्या हमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे पहले तुम एक चीज़ जान लो, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होता है कि उनका कॉलेज बेटर नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है कि यार वो उनको एक आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं मिला है, जिसकी वजह से मे बी कि उनके कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। ये सारे जो तुम्हारे मिसकंसेप्शन दिमाग पे बैठे हुए हैं ना, ये सब कुछ मैं दूर करूँगा, बस वीडियो को प्रॉपर देखो। तो देखो, ये चीज़ थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है एक अच्छा कॉलेज। देखो, मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, एनआईटी जमशेदपुर से मैंने पढ़ाई किया है। तो मैं इतना डिफ़रेंस बता सकता हूँ कि एक बंदा जो कि आईआईटी में पढ़ रहा है, एक बंदा जो कि एनआईटी में पढ़ रहा है। मतलब अगर मैं उस तरीके से बात करूँ कि कुछ जैसे टॉप टियर 1 कॉलेज होते हैं, टियर 2 कॉलेज होते हैं, टियर 3 कॉलेज होते हैं। तो जो टियर 1 कॉलेजेज़ होते हैं ना, उसकी ख़ासियत सिर्फ़ इतनी रहती है कि वहाँ पर तुम्हें कनेक्शंस अच्छे मिल जाते हैं स्टार्टिंग में। तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज़ मिल जाएँगी, ठीक है? हायरिंग के लिए वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज़ आ जाती हैं, क्योंकि कि कॉलेज की जो रैंकिंग होती है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, उस एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही किसी कॉलेज में कंपनियाँ विज़िट करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ से प्लेस्ड होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ एक जो तुम्हारा डाउट अगर होगा कि भैया मुझे टियर 1 कॉलेज नहीं मिला है, या फिर मैं टियर 2 कॉलेज में नहीं हूँ, या फिर मैं टियर 3 कॉलेज में हूँ, जो भी है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि कॉलेज का फ़र्क पड़ता है, स्टार्टिंग में पड़ता है, ठीक है? स्टार्टिंग में कॉलेज का फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक करियर स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर कॉलेज मैटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर कंपनी आपको ज़्यादा मिल जाएँगी, आपको कनेक्शंस, आपको वहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तो उसका जो बेनिफिट है ना, एलुमनाई नेटवर्क का जो बेनिफिट है ना, वो अभी तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। वो बेनिफिट तुम्हें मिलेगा लॉन्ग टर्म में, अगर तुम उनके साथ जुड़े रहते हो। तो हो सकता है कि तुम देखो 5 साल 6 साल किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, उसके बाद फिर अपने नेटवर्क में जो कि तुम्हारे सीनियर्स हैं, एलुमनाई नेटवर्क बेसिकली तुम्हारे सीनियर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो अगर किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके उनसे रेफरेंस ले सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जो कि आप अगर सेम कॉलेज से लाई करते हो, सेम कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको वो रेफ़रल दे भी देंगे, क्योंकि मतलब रिप्लाई जल्दी आ जाता है। रेफ़रल देने में तो भाई कोई भी दे सकता है, और हर बंदा चाहता है कि वो रेफ़रल दे, पर कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, मेबी पता नहीं जो भी उनके दिमाग में होता हो। तो रेफ़रल देने में उनका ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप उनके रेफ़रल के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है उस कंपनी में, तो उस रेफ़रल का बेनिफिट मिलता है उस पर्सन को कि इस पर्सन ने इस बंदे को रेफ़र किया है और इसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको थोड़ा-सा बोनस वगैरह मिलता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब उसको सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह भी हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें रेफ़रल का फ़ायदा होता है, इस वजह से रेफ़रल को मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ प्रमोट करती हैं। तो जैसे आप पहले सिस्टम होता था कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो डायरेक्टली अप्लाई करने में आज के टाइम पर एक मैं बोल सकता हूँ यार इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ से रिप्लाई बहुत ही कम आते हैं, या बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपका डायरेक्ट अप्लाई के थ्रू आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, नहीं होता, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होता, ठीक है? तो आपको रेफ़रल का ही ट्राई करना है, और रेफ़रल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका रेफ़रल मिल जाता है, उतनी जल्दी आपकी जॉब भी लग जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हारे क्लियर हो गई होगी, जो कि अगर किसी के दिमाग में डाउट रहा हो तो भाई कि अगर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हो, या फिर रेफ़रल नहीं ले रहा हो, या फिर रेफ़रल ले रहा हो, तो क्या कैसे काम करता है, वो चीज़ें मैंने तुम्हें क्लियर कट बता दी।
फिर तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क के बारे में बात की। एलुमनाई नेटवर्क तुम्हें अच्छे कॉलेज में, टियर 1, टियर 2 कॉलेज में, जो कि अच्छे कॉलेज होते हैं, ठीक है? वहाँ पर तुम्हें एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, तुम्हें जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जब आप ऑलरेडी काम कर चुके हो किसी कंपनी में, स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में ये समझो कि वो उससे क्या मिल जाए। देखो, स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि जैसे तुम एकदम नए-नए बंदे होते हो, भले ही तुमने ती 4 साल, 5 साल अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई की है, पर तुम उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं सीख पाते हो कि तुम दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हो। तुम्हें अपने करिकुलम का जो मतलब पार्ट, जैसे सेमेस्टर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उन चीज़ों को भी मेंटेन करना होता है। अपने दोस्तों के साथ भी घूमते-फिरते हो या फिर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पर जो चीज़ें, अगर कोई टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा आप परफेक्ट नहीं होते हो। हाँ, कुछ लोग के देखो, डीएसए में तो आप काफ़ी अच्छे हो जाते हो, क्योंकि डीएसए आप पर डे लगा रहे होते हो, पर डे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो उस पर अच्छे हो जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी हो जाती है। पर जो कंपनी के एक में प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं ना, किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, सपोज़ किसी कंपनी में तुम एडब्ल्यूएस में काम कर रहे हो या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी कुछ दूसरे टूल्स हैं, उस पर आप काम कर रहे हो। तो जब किसी टूल में आप 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करते हो, तो उस टूल का नॉलेज जब हो जाता है आपको, वो काम आप जल्दी कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जो बिगिनर आता है और जिसको टूल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब किसी टूल का, किसी टेक्नोलॉजी में या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कंपनी में काम करने करके जो आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, तो उसका बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म में होता है। स्टार्टिंग में उस चीज़ का बेनिफिट नहीं होता है कि आप डायरेक्टली किसी से बोल दो कि भई मैं फ्रेशर हूँ, मुझे अपने एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है तो डायरेक्टली अप्लाई करवा दो या रेफरल मिल जाए, तो वहाँ से इतना सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक है? ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि जो टियर 2 या सॉरी टियर 3 कॉलेज से बिलॉन्ग करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ऐसे कॉलेज से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर ज़्यादा कंपनियाँ नहीं आती, तो मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? और देखा जाए तो जब से रिसेशन स्टार्ट हुआ है 2023 के आसपास से, और अभी भी चल रहा है, अभी भी मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो अभी कम हायरिंग हो रही है ना, तो उसका रीज़न यही है कि एक रिसेशन है और दूसरी अभी इतनी डिमांड हो नहीं रही कंपनी में। तो उस वजह से, और ऐसा भी मान सकते हो कि जो फ्रेशर का काम होता था अभी तक, वो फ्रेशर का मोस्ट ऑफ द काम अब एआई टूल से हो जाता है, ठीक है? तो रिपिटेशन वाले काम को एआई टूल्स के थ्रू हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको जल्दी कर सकते हैं। इस वजह से फ्रेशर्स की हायरिंग कम हो गई है, और जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर चुके हैं, जिनको कंपनी का कल्चर के बारे में पता है, कंपनी में कैसे किसी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, सारी चीज़ें पता है, तो उनके लिए हायरिंग होती है मोस्टली। और ये एक खराब कल्चर है, एक तरीके से देखा जाए तो यार, क्योंकि फ्रेशर को तुम चांस नहीं दे रहे हो और फ्रेशर्स को इवन 1 टू 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को फ्रेशर कंसिडर कर रहे हो। तो ये एक बुरा है, पर क्या कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें दिक्कत होंगी, ये फेस करना होगा। तो तुम्हारी जो फर्स्ट जॉब होगी ना, वो फर्स्ट जॉब पाना हमेशा डिफ़िकल्ट होगा। और अगर कोई गलत कंपनी में आप चले जाते हो, तो वहाँ उस कंपनी में कैसा कल्चर मिलता है, अगर आपको लर्निंग के लिए मिलती हैं कि नहीं चीज़ें, हो सकता है कि किसी किसी कंपनी में आप चले जाते हो, वहाँ पर कोई काम ही नहीं होता ठीक ठाक, और आप कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हो, प्लस टॉक्सिक वर्क कल्चर हो जाता है, तो आप कुछ सीख भी नहीं रहे होते हो। ठीक है? तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग करियर पे आपको जितना अच्छा काम मिल जाए ना, उतना आपके लिए बेटर है। आपको ये सोचो ना कि तुम्हें बहुत सारा काम मिल जाए ना, तो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा काम मिलेगा, तुम चीज़ों को मैनेज करना सीखोगे। तुम उस भले ही काम का बर्डन ज़्यादा है, पर वो बर्डन की वज़ह से तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होगे, तुम कम्युनिकेट कर रहे होगे, तुम लोगों से कनेक्ट कर रहे होगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, प्रॉब्लम को समझ रहे होगे। तो स्टार्टिंग में ये समझो कि 4 से 5 साल, 5 साल, ठीक है? 5 साल मान के रखो तुम, 5 साल ऐसा मान के रखो किसी कंपनी में जब तुम जॉइन करते हो, भाई 4 साल से पहले हिलना ही नहीं है उस कंपनी से आज के टाइम पर। क्योंकि अगर आप कंपनी छोड़ देते हो और बिना जॉब के किसी मार्केट में जॉब ढूँढने के लिए जाते हो, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान और जल्दी जॉब नहीं मिलती है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है मार्केट में, बहुत लोग उस जॉब के पीछे बैठे हुए हैं, जिसके लिए आपको लग रहा है कि भैया मैं ही खाली बैठा हूँ, मुझे ही जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग लगे हुए हैं लाइन में पीछे कतार में, ठीक है? तो उस चीज़ को तुम्हें सोचना समझना पड़ेगा। तो ये मैं आईटी करियर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, तो गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारा क्राउड है, जिन्होंने कभी प्रिपरेशन की होगी एसएससी, सीजीएल वगैरह की, या फिर अ, आर्मी, एयर फोर्स वगैरह, नेवी वगैरह की, एनडीए वगैरह की, तो उन्हें पता होगा कि जनरल कैटेगरी, खासतौर से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, प्लस ये भी समझो समझो ना कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी
आप ज़्यादा कमा नहीं पाओगे, आप एक लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं जी पाओगे। और प्राइवेट जॉब में भले ही आप स्टार्ट कर रहे हो 20,000 रुपए से, मतलब आपको कंपनी में से 20,000 रुपए महीने का मिल रहा है, ठीक है? पर अगर आप 4 साल, 5 साल उस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आपको बीच में कोई दूसरी अच्छी कंपनी मिल जाती है, काम अच्छा मिल जाता है, आप स्विच कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। पर जॉब छोड़ के दूसरी जॉब नहीं ढूँढना। जॉब रहते हुए दूसरी जॉब में स्विच कर लो, बेटर ऑप्शन है, ठीक है? और अगर आपको काम अच्छा मिल रहा है, सैलरी हाइक भी मिल रही है, तब तो और अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो अगर ऐसा मिल रहा है, तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा, मतलब आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, आपका प्रोफ़ाइल भी अच्छा बिल्डअप हो रहा होगा। पर कोशिश करना किसी कंपनी में काम करने का, अगर आपको अच्छी मिल जाए कंपनी, 3 साल, 4 साल अच्छे से टिकना है, वहाँ पर अच्छे से काम करना है। इससे तुम्हारा पोर्टफ़ोलियो, इससे तुम्हारा रिज़्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कि आप आप एक तरीके से ऑनेस्टी शो कर रहे होते हो जब किसी कंपनी में काम कर रहे हो ज़्यादा साल तक के लिए। तो जब दूसरी कंपनी में जाते हो ना, तो वो कंपनी ये सोचती है कि भैया तुम 3 साल, 4 साल एक जगह पे टिक कर आए हो, तुम मन लगाकर तुमने काम किया, ठीक है? तो वो एक अलग चीज़ होती है, उस चीज़ को मेंटेन करना आज के टाइम पे ज़रूरी है। और भले ही कंपनी तुम्हारे लिए ऑनेस्ट नहीं होगी, पर वो चाहती है कि जो बंदा उसके यहाँ काम करे, वो लॉयल होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो ये एक डार्क रियलिटी है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया और वैसे नॉर्मल कोई बताता नहीं है, मैंने बता दिया, ठीक है? तो इस चीज़ को तुम्हें समझना है। प्लस अब मैं आईटी करियर के बारे में कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ कि जब आप आईटी करियर पर चूज़ करते हो अपने लिए, ठीक है? तो आईटी करियर जब आप चूज़ करते हो ना, तो देखो का तो जब आप अपने लिए आईटी करियर चूज़ करते हो ना, तो स्टार्टिंग में भले आपको सैलरी कम मिल रही होती है, ठीक है? पर जब आप उसका एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बारे में जानते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्टार्टिंग में आपको तुम डायरेक्ट यार 50 एलपीए के चक्कर में मत रहो। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिल गई। और देखो किस्मत भी होती है और तुमने जो हार्ड वर्क किया है, तुमने जो चीज़ें अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ऐसा मत मानो कि सब कुछ किस्मत से ही हो जाता है, पर चीज़ें सीखना भी पड़ता है, हमें कोशिश भी करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब 50-50 मान सकते हो कि 50% तुम्हारा लक हो गया, 50% तुम्हारा हार्ड वर्क हो गया, राइट? दोनों चीज़ें कंबाइन करके तुम्हें एक अच्छी ड्रीम जॉब लैंड करा सकती हैं, ठीक है? तो ज़रा जो ज़्यादा अच्छे कॉलेज से होता है, तो वहाँ पर क्योंकि अमेज़न, गूगल, मेटा ये सब आती रहती हैं कंपनियाँ, तो वहाँ से उनको ऑप्शंस मिल जाता है। जब कॉलेज में ऐसी कंपनी विज़िट करती है, तो वहाँ से तुम्हें फ़ायदा रहता है ना, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा होता है। और अगर कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है और तुम अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हो, भाई डायरेक्टली 60 एलपीए पैकेज मिल जाएगा ना। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि आप काफ़ी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है। प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट मैंने और भी देखे हैं कि आपका अगर कॉलेज अच्छा नहीं है, तो वही कंपनी जो कि एक अच्छे कॉलेज वाले बंदे को लेट्स सपोज़ 12 एलपीए दे रही है, तो एक खराब कॉलेज वाले को बंदे को 6 एलपीए, 5 एलपीए ही देगी। उसी जॉब के लिए, उसी प्रोफ़ाइल के लिए, और हो सकता है दोनों सेम प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हों, ठीक है? ये चीज़ें मैंने खुद लाइव देखी है, तो इस चीज़ का मैंने तुम्हें ज़िक्र कर दिया, ठीक है? तो ये भी एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक होता है, पर कंपनियाँ इसका बेनिफिट उठाती हैं, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। पर ये सोचो ना कि जब 4 साल, 5 साल तुम ऑलरेडी काम कर रहे होते हो, तो 4 साल, 5 साल बाद जब फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, फिर ये काउंट नहीं होता आप किस कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? तो जब एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपकी स्किल काफ़ी डेवलप हो रही होती है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका होता है, तब जब फिर उसके बाद जब किसी कंपनी में आप जाते हो, उस बेसिस पे आपका हो सकता है कि भई आपने स्टार्ट किया था 20,000 पर मंथ से, या फिर हम बोल सकते हैं 3 एलपीए 4 एलपीए से स्टार्ट किया था। 4 साल 5 साल बाद जब आप कंपनी स्विच करते हो, तो आपका 30 एलपीए भी हो सकता है, आपका 50 एलपीए भी हो सकता है। मतलब कंपनी टू कंपनी मैटर करता है, आप किस कंपनी में स्विच करते हो, या फिर आपने जो 4 साल 5 साल किसी कंपनी में बिताए हैं, वो कोई गलत प्रोजेक्ट पर नहीं बिताए हैं। मतलब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भई आपने सीखा क्या है? 4 साल 5 साल आपने किया क्या है? आपने 4 साल 5 साल अगर अच्छी चीज़ों को सीखा है, ऐसी चीज़ों को सीखा है जो कि फ्यूचर के हिसाब से, जो कि अ, डिमांड के हिसाब से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा इन फ्यूचर। और स्टार्टिंग में आप भले खराब कॉलेज से बिलॉन्ग कर रहे हो, आपका पैकेज कम है। एक बंदा जो अच्छे कॉलेज से बिलॉन्ग कर रहा है, जिसका पैकेज काफ़ी हाई है, हो सकता है वो अच्छे पैकेज के चक्कर में भाई वो कंपनी में आ तो गया, पर वो सीख ही नहीं रहा चीज़ों को। तो एक टाइम बाद वो आपसे पीछे भी जा सकता है, पर अगर वो अपने काम के लिए पॉजिटिव है, अपने काम को अच्छे से कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है? तो वो आपसे आगे भी जा सकता है। तो ये सारे चांसेस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? तो अब ये दिमाग से बिल्कुल डाउट निकाल देना कि तुम खराब कॉलेज से हो या अच्छे कॉलेज से हो, क्योंकि कोई भी कॉलेज इतना कुछ ख़ास मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग पॉइंट पर तुम्हें मैटर करता है, पर एट द एंड 4 साल 5 साल बाद आप एक ही जगह पर आ चुके होते हो, राइट?
तो ये बात डिस्कस कर ली, राइट? और आईटी करियर में सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि भाई आपको एक्सपीरियंस के साथ-साथ आपकी सैलरी बढ़ती है। एक्सपीरियंस के साथ-साथ आप काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ भी जी सकते हो, ठीक है? और फ्यूचर की बात अगर मैं करूँ, आईटी कंपनी में अगर फ्यूचर की बात करूँ, तो अभी के टाइम पर इंडिया में रिमोट जॉब्स का जो सिस्टम है ना, थोड़ा-सा क्राउडेड है। और क्योंकि काफ़ी सारी जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में चार्ज करता है। और जो एक फ्रेशर होता है ना, वो मतलब वो पसंद नहीं करता उस चीज़ के लिए। भाई अभी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं डायरेक्टली पहले टोकन्स लूँ, पहले मैं बिड्स खरीदूँ, उसके बाद फिर मैं किसी प्रोजेक्ट पे बिड लगाऊँ, फिर मुझे वो प्रोजेक्ट मिले। और काफ़ी चीज़ें फेक भी होती हैं, जैसे तुम्हें पता होगा, अगर अगर किसी ने कभी फ्रीलांसिंग किया होगा, तुम्हें पता होगा कि फेक चीज़ें भी होती हैं। और फ्रीलांसिंग को काफ़ी ज़्यादा हद तक मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ काम करती हैं, जो कि एजेंसीज़ होती हैं ना, एजेंसी मतलब ऐसा समझो कि छोटी-मोटी कंपनी है, जो कि फ्रीलांसिंग का इन्होंने नेटवर्क फैला रखा है। ये क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेती हैं, उसके बाद फिर ये लिंक्डइन पर या दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये जॉब क्रिएट करती हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर रोल के लिए हायर कर रही हैं, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम पे करती हैं। और वो एक्सपीरियंस देखो, अगर अगर आप रिमोट को ही टारगेट कर रहे हो, तो आपका अगर कनेक्शन अच्छा है, आपका कोई जान-पहचान कोई ऐसा बंदा है जो कि ऑलरेडी रिमोट जॉब कर चुका है, तो आप उससे काम थोड़ा-थोड़ा उससे लेना स्टार्ट करो। भले ही आप स्टार्टिंग में उससे बहुत ना के बराबर पैसे लो, पर जब धीरे-धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओगे ना और पोर्टफोलियो अपना बनाते जाओगे ना, उसके बाद फिर रिमोट जॉब से बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर आप अपने मन के हिसाब से घर बैठे अच्छा खासा काम कर रहे होगे। पर स्टार्टिंग फेज़ में रिमोट जॉब में इतना सक्सेसफुल नहीं है। मतलब मैं बोलूँ, अगर 100 बंदों को अगर रिमोट जॉब करने के लिए बोलूँ, तो हार्डली कोई 1 बंदे को वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन, क्राउड और काफ़ी सारी चीज़ें, लक फैक्टर मैटर करता है यहाँ पर रिमोट जॉब में। तो पर इन फ्यूचर ये चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं, तो इन फ्यूचर रिमोट जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी। और इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 4 से 5 साल बाद की बात करूँ, इंजीनियरिंग डिग्री मैटर नहीं करेगी, तुम्हारी स्किल मैटर करेगी, तुम्हें कितनी चीज़ें आती हैं, तुम कितना सही तरीके से काम कर सकते हो, तुम्हें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी सही तरीके से आती हैं। और उस पे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तुम्हें कोई कोर टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा नॉलेज है। जैसे सपोज़ अगर तुम जावा को टारगेट कर रहे हो, तो तुम सिर्फ़ जावा ही पढ़ो भई, तुम सिर्फ़ जावा की को निचोड़ डालो, जावा को मतलब एक-एक चीज़ें देखो, जावा देखो, फिर जावा के कुछ जैसे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे स्प्रिंग देख लिया, हाइबरनेट देख लिया, जेपीए देख लिया, ठीक है? तो इन सारी चीज़ें जो फ्रेमवर्क है ना, पूरा फुल स्टैक सीख लो, पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो। उसके बाद फिर जब जावा आपने बैकएंड की तरफ तरीके से कर लिया, फिर तुम फ्रंट एंड पे आ जाओ, तुम रिएक्ट देखो, फिर नेक्स्ट.जेएस सीखो। पर इन चीज़ों को पहले तुम्हें अपने जो दायरा है ना, उसको बनाना पड़ेगा कि भाई तुम करना क्या चाहते हो? तुम पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो, या फिर तुम सिर्फ़ जावा में बैकएंड जॉब ही टारगेट करना चाहते हो? अगर जावा में बैकएंड ही टारगेट करना चाहते हो, तो भी तुम जावा सीख लो, जावा के स्प्रिंग वगैरह सीख सकते हो, नोड.जेएस सीख सकते हो। नोड.जेएस एक तरीके से जावास्क्रिप्ट, देखो नोड.जेएस की अगर मैं बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट साइड पर आ जाता है। क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो नोड.जेएस भाई बहुत सिंपल होता है, ठीक है? और उस पे अगर तुम एक्सप्रेस.जेएस सीख लेते हो, तो बढ़िया से रेस्ट एपीआई बना सकते हो। बाकी रेस्ट एपीआई तुम अपना नोड उस पे जावा पे भी बना सकते हो, आपको सिर्फ़ काम करना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। और एक चीज़ है, देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इनको दिमाग में रख लो। इन इनमें से तुम क्या टारगेट करना चाहते हो? तुम अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि क्लाउड की काफ़ी सारी क्योंकि क्लाउड की डिमांड है, ठीक है? डेटा साइंस की डिमांड है, डेटा एनालिटिक्स की डिमांड है, बिग डेटा की डिमांड है। ये डिमांड इन फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि डेटा तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। डेटा अगर है तुम्हारे पास, तो डेटा एनालिटिक्स भी की जॉब आएँगी, डेटा साइंस की जॉब आएगी, क्योंकि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कैसे कैसे इवॉल्व होगा? इसके लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए ना, डेटा साइंटिस्ट ही होते हैं, डेटा साइंटिस्ट ही होते हैं जो कि तुम्हारे एमएल का काम कर रहे होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे होते हैं, जो कि कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, प्रेडिक्शन बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। इनकी जॉब कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है? तो आईटी में देखो क्राउड होगा, क्योंकि एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आ गए। एआई टूल्स ज अगर हैं और आगे और भी आएँगे, ये तुम्हारे रूटीन जो टास्क होते हैं ना, बेसिकली रूटीन टास्क तुम मान लो, या फिर कुछ ऐसे टास्क मानो जिस पर ह्यूमन को अगर इन्वॉल्व किया जाए, तो वहाँ पर फोकट टाइम जाता है, ठीक है? तो उस टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे एआई टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये ज़रूरी भी है। अगर ये नहीं होंगे, तो दूसरी जॉब भी क्रिएट नहीं होंगी, कुछ हम क्रिएटिव सोच भी नहीं पाएँगे, ठीक है? और क्रिएटिव की जब बात करते हैं ना, तो अभी के एआई टूल्स इतना क्रिएटिव
उतना परफेक्टली नहीं सोच सकते जितना एक ह्यूमन का माइंड सोच सकता है। तो अगर आप इतना कैपेबल हो कि आप कोई चीज़, आपकी क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी जॉब कोई छीनने वाला नहीं है। पर ध्यान रखना, स्टार्टिंग में फर्स्ट जॉब मिलने के लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को नहीं पता है यार कि आपको क्या चीज़ें आती हैं। दुनिया, जो इंटरव्यूअर है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो स्मार्ट बंदा ही हो, कि वो भाई राइट कैंडिडेट को ही चूज़ करेगा। कितने इंटरव्यूअर गधे भी देखे हैं मैंने। काफ़ी इंटरव्यूअर को मैंने ऐसे भी देखा है जो कि सीनियर होते हैं, उनको पता नहीं किस बात का इतना एरोगेंस होता है कि भाई वो सीनियर पोज़ीशन पर हैं कि क्या हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब उनको लगता है कि भाई सब उन्हें ही आता है, ठीक है? जबकि आता कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं आता, कुछ थोड़े बहुत मैनुअली काम करे होते हैं, कुछ नहीं आता इनको, पर फिर भी अलग ही नशे में होते हैं ये। तो अब ऐसा बंदा अगर तुम्हें जज करने के लिए आएगा, तुम्हें चूज़ करने के लिए आएगा इंटरव्यू में, तो भाई तुम्हारी सिलेक्शन के चांसेस क्या रहेंगे? वो तो लकीली डिपेंड करता है कि भाई कि तुम उसके टेम्परामेंट को हैंडल कर पाते हो कि नहीं। अगर तुम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा हैंडल कर लेते हो चीज़ें, थोड़ा पॉलिटिकल वे में उसको हैंडल कर लेते हो, ठीक है? तो आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें और मैं डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये डेवलप करना ज़रूरी है आपके लिए, राइट? अब वो क्या है? एक तो है तुम्हारा ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोटिएंट, आपको पता होगा, राइट? इमोशनल क्वोटिएंट की मैं बात करूँगा, उसके बाद फिर मैं आईक्यू की भी बात करूँगा, ठीक है? ईक्यू एंड आईक्यू। आईक्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो प्रॉब्लम के बारे में जब आप रिपिटेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो ना, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो ये आईक्यू अपने आप तुम्हारा तेज़ हो जाता है। मतलब बेसिकली आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी आनी चाहिए, आपको पैटर्न्स ढूँढने आना चाहिए, आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें भी सीखना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। अगर आईक्यू को नहीं बढ़ा पाते हो, तो आपकी एक अच्छी जॉब लगना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा ईक्यू है। ईक्यू आज के टाइम पर आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका ईक्यू स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, कभी आप डिमोटिवेट नहीं होगे, कभी कोई बंदा आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आप बैलेंस्ड पर्सन होगे। आप अपने माइंड को, आप अपने थॉट्स को बैलेंस करना आपको पता है, ठीक है? तो ईक्यू बहुत ज़रूरी है। ईक्यू कैसे बैलेंस किया जा सकता है? उसके लिए आप अपनी फ़िज़िकल, अपनी मेंटल नीड्स को पूरा करो, ठीक है? फ़िज़िकल नीड मतलब आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज़ वगैरह करना है अच्छे से, ध्यान वगैरह करना है, योगा वगैरह, ठीक है? और थोड़ा बहुत आउटडोर गेम खेलने से भी फ़िज़िकल नीड्स पूरी हो जाते हैं। फिर मेंटल नीड्स के लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी है। आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको जैसे दिन में तुम्हें क्या करना है, किस टाइम पे मुझे सोना है, किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको, मतलब एक तरीके से आपको थ्रेड करके रखनी पड़ेंगी कि भाई इस टाइम पर मेरा ये काम है, इसके बीच में ये नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते अपने लाइफ़ में, तो भाई ईक्यू डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है? तो ईक्यू एस देखो, अगर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है? ये मान के चलो तुम्हारे पास फ़ोन रहता है पूरा टाइम, ठीक है? हर 15 मिनट, 20 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग फ़ोन पे क्यों जाता है? हर 15-20 मिनट मतलब फ़ोन खोलते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता तुम क्या स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से तुम्हारा क्लिक हो जाता है इंस्टाग्राम पर या फिर तुम्हारा व्हाट्सएप पर या फिर तुम्हारा यूट्यूब पर। ये इंस्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना, तुम्हें उसको ऑब्ज़र्व करना है। अगर तुम अचानक से चीज़ें हो रही हैं और जिस पर तुम, मतलब तुम सोच भी नहीं रहे हो कि तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना है। पर तुम्हारा पता नहीं अचानक से स्क्रॉल करोगे और इंस्टाग्राम पर क्लिक कर लोगे, उसका फिर रील्स देखने लगोगे। फिर वो अच्छी भी रील्स हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं और कहो तुम घंटों-घंटों रील्स देखते रहो। तो इसका मतलब तुम्हारा ईक्यू बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है? तो ईक्यू को बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम जो भी एक्टिविटी करते हो, उसको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? अगर तुम फ़ोन चलाना चाहते हो, तो सबसे पहले सोचो, जैसे तुम्हारे दिमाग में थॉट है ना, भाई मैं फ़ोन निकालना है। सोचो क्यों निकालना है? क्वेश्चन करो अपने आप से, क्यों निकालना है? क्या करना है? ठीक है? जब ये क्वेश्चन आ जाए, इसका आंसर मिल जाए, तब फ़ोन उठा लेना। नहीं मिले तो मत मत उठाना। इस तरीके से तुम अपने, आपके पास काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा, जो कि आप वेस्ट कर देते हो ना फ़ोन चलाने में या फिर कोई मूवी देखने में या फिर कोई रील्स देखने में, गेम खेलने में। इन सब का टाइम तुम्हें बाँधना पड़ेगा और इस टाइम को बाँधने के लिए तुम्हें चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी। तुम अपनी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करो। तुम किस टाइम पर क्या करने वाले हो? कम से कम तुम मेंटली अवेयर हो कि नहीं? तुम मेंटली अवेक हो कि नहीं? ठीक है? अवेक होना भी ज़रूरी है। अवेक होने का मतलब कि जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आए ना कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो उस थॉट्स के आने के बाद तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना है, क्यों करने जा रहा हूँ? क्या करने जा रहा हूँ? ठीक है? इसका आंसर जब मिल जाए तब वो काम करना, राइट? और इस तरीके से तुम थोड़ा-सा
मतलब मेंटली अवेक होकर चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे। जब ये एक्टिविटीज़ अवेकनिंग स्टेट पर होंगी ना, तो उसका आउटकम भी अच्छा ही होगा और उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि तुम किस टाइम पर क्या कर रहे हो। मतलब ख़्यालों में नहीं हो, अपने ख़्यालों में डूबना आज के टाइम पर कॉमन हो गया है, हर बंदा ख़्यालों में डूबा हुआ है। अगर तुम इससे बच पा रहे हो, तुम ऑलमोस्ट 99% लोगों को पीछा कर रहे हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। आज फ्यूचर की बात करें ना, फ्यूचर में लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत इनडिसिप्लिन्ड होने वाले हैं। तो अगर तुम इन चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हो, तुम एक डिसिप्लिन इंसान, तुम मेंटली अवेकन इंसान, तुम अपने ईक्यू को बैलेंस कर पा रहे हो, तुम अपने आईक्यू को बैलेंस कर पा रहे हो, मतलब तुम कॉम्पिटिशन में सबसे आगे हो भाई। और इस पर और आगे तुम्हें आने के लिए ना, तुम्हें एकदम टॉप में आने के लिए ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये प्रैक्टिसेस डेली करना है अपनी लाइफ में। तुम्हें इन चीज़ों की हैबिट बना के रखनी है। अगर ये चीज़ अपनी तुम्हारी हैबिट में आ गई ना, तो भाई ये समझो कि तुम स्टार्टिंग में भले कहीं पर भी हो, तुम्हारे पास अभी ना जॉब है, तुम अभी कॉलेज में हो, तुम अभी कुछ कर भी नहीं रहे हो, पर ये चीज़ें जब बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हो ना, तुम्हारा टाइम तुम्हें बहुत सारा मिलेगा और उस टाइम को तुम सही तरीके से यूटिलाइज़ करने लगोगे। तुम अपने टाइम पर तुम्हें क्या चीज़ें, तुम्हारी लाइफ के क्या गोल्स हैं, क्या पर्पज़ है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा। उन सब चीज़ों के लिए तुम काम करना स्टार्ट करोगे। जब काम करना स्टार्ट करोगे, फ़ेल होगे, हो सकता है तुम्हें सक्सेस भी मिल जाए स्टार्टिंग में, पर अगर फ़ेल होगे, उनको ऑब्ज़र्व करोगे, उन पर काम करोगे, कुछ टाइम बाद तुम्हें सक्सेस मिलेगी और वो सक्सेस तुम्हें एक अलग टाइप की होगी। मतलब तुम उससे ऐसा मानो ना कि भाई, जब आप सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ कर रहे होते हो ना, उसके बाद जब कोई चीज़ तुम्हें मिलती है, तो उसकी खुशी एक अलग अलग खुशी होती है। वो तुम्हारा लाइफ़ का एक अचीवमेंट होता है, ठीक है? तो उस तरीके से हमें करना है और ये चीज़ें करने के लिए मैंने तुम्हें जो अभी बताया ना चीज़ें, वो चीज़ हमें करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। और अगर तुम्हें किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है उसके लिए और पैसे बहुत सारे खर्च करना है, तो भई लगे रहो अपने रील्स पर, स्क्रॉल करते रहो, कुछ नहीं होगा। ₹1 भी नहीं कमा पाओगे, पूरा टाइम का टाइम गँवा रहे हो और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन चीज़ों के लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा-सा कन्क्लूज़न दे दूँ तुम्हें, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि आईटी करियर ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो तुम्हारा स्टार्टिंग में टारगेट क्या है? तुम 12th करते हो, 12th के बाद तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट अगर गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हें नहीं करनी कोई बीटेक वीटेक, तुम्हें नहीं करनी है कोई एमटेक वगैरह, कुछ नहीं करना। तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए टाइम दो, ठीक है? तुम 3 साल, 4 साल जितना तैयारी करना चाहते हो, जितना तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा बजट है, उसके अकॉर्डिंग तुम करो, ठीक है? और वो ऑप्शन तुम्हारे लिए उस टाइम पर बेटर है जब आप अ, 12th के बाद सोचना स्टार्ट करते हो, राइट? गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पर बेटर। पर अगर आप बीटेक चूज़ कर चुके हो, आप चाहते हो एक डायनामिक करियर, आप चाहते हो चैलेंजेस को फेस करना लाइफ में, आप चाहते हो हमेशा ग्रो करते रहना, आप चाहते हो कि आप ईक्यू और आईक्यू दोनों को मेंटेन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो, तो आपके लिए इंजीनियरिंग करियर बेस्ट है, आईटी करियर बेस्ट है, ठीक है? और स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे और इन बिटवीन भी आते रहते हैं, ठीक है? पर उनको फेस करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो जो ग्रोथ होती है, उसकी खुशी अलग होती है और वहाँ पर आप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अभी स्टैटिक हो चुके होते हो आप। आपके लिए सपोज़ आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी, तो भाई एक सैलरी का एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया ना कि आप अगर 40 साल तक भी जॉब कर रहे हो या 20 साल तक जॉब कर रहे हो, तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। पर आईटी जॉब में क्या है, आप 4 साल, 5 साल तक स्टार्टिंग में जब जॉब जॉब कर रहे होते हो, भले आपकी सैलरी कम है या फिर किसी-किसी की मान लो अच्छा प्लेसमेंट लग गया, भाई सैलरी अच्छी है, सीधा 1 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, ठीक है? तो वो तुम्हारे लक फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, प्लस आप किस कॉलेज से बिलॉन्ग कर रहे हो, प्लस आपकी स्किल पर स्टार्टिंग में, ठीक है? वो चीज़ें, वो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर ऐसा है तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप 4 साल 5 साल तक स्टार्टिंग में जॉब करो, उसके बाद फिर जब स्विच करोगे ना चीज़ों को सीखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए, तो आप वही 30 एलपीए भी ले सकते हो, आप 20 एलपीए भी ले सकते हो, आप 50 एलपीए, 60 एलपीए, 1 करोड़ तक भी ले सकते हो, ठीक है? ये सब आप पर डिपेंड करता है, पर आपके लिए को कंटिन्यूअली चीज़ें सीखना पड़ेगा। जब सीखना बंद कर देते हो, तो वहीं से आपका डिमोशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रमोट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए चलना पड़ेगा। तो एक ये बेनिफिट होता है कि आपकी लाइफ़ एक स्टैटिक लाइफ़ नहीं होती, आप डायनामिकली करियर पे मूव कर रहे होते हो और ग्रोइंग स्टेट पे हमेशा रहना इज़ गुड इन आईटी। तो अगर आप आईटी चूज़ करते हो, तो आप वहाँ पे आप ग्रोथ के चांसेस हमेशा मिलते रहेंगे और आईटी करियर एक ऐसा करियर है ना जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कुछ टाइम बाद सब प्राइवेटाइज़्ड हो जाएँ, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब बचे ही ना, तो कुछ कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट जॉब बचेंगी भी कि नहीं बचेंगी। और आईटी करियर एक ऐसा करियर है जो कि फ्यूचर है। एआई इज़ अ फ्यूचर, मशीन लर्निंग इज़ अ फ्यूचर और ये चीज़ें
हमेशा डेवलप होने वाले हैं। आईओटी डिवाइसेस जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सुना होगा कि हम मशीनों को कनेक्ट करते हैं, वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं और मतलब इनसे रिलेटेड जॉब भी आते रहेंगे। टेस्टिंग के लिए, क्यूए क्वालिटी एनालिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये जॉब कभी कम नहीं होने वाली है, ये ग्रो करती रहेंगी। डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, पर डेवऑप्स इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप एक फ्रेशर हो और सोचते हो कि भाई मुझे अभी मैंने काम ही नहीं किया, तो डेवऑप्स में आपको जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एज़ अ फ्रेशर। पर आप कंपनी में किसी काम कर रहे हो, आपको 2 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर आप डेवऑप्स पर स्विच करते हो ना, डेवऑप्स को सीखते हो, स्विच करते हो, तब आपके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो स्टार्टिंग में आप एकदम फ्रेशर हो, तो फ्रेशर्स के तौर पर आपको डेवऑप्स इंजीनियरिंग करना, जो कि काफ़ी बंदे चूज़ करने लगते हैं कि भाई डेवऑप्स करेंगे, डेवऑप्स करेंगे। स्टार्टिंग में डेवऑप्स करने से कर तो लोगे, ठीक है, सीख जाओगे, पर जॉब नहीं मिलती है, मतलब कंपनी ट्रस्ट नहीं करती है ना कि भाई इस बंदे के हाथ पे पूरा सिस्टम नहीं दे सकते। जब तक उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो जाए, या कुछ कंपनी में मिल भी जाता है तो वो एक अलग चीज़ है, आपको अगर मिल जाता है तो बढ़िया है। पर बहुत मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है एज़ अ फ्रेशर। पर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो डेवऑप्स इंजीनियरिंग जॉब काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें सीख सीख सकते हो, मतलब बेसिकली सीखते ही हो ना। ओके, तो डेवऑप्स में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं। डेवऑप्स में आपको इतना कोड नहीं लिखना पड़ता। आपको सिर्फ़ टूल्स का यूज़ करना है पूरा। आप सिस्टम को बना भी रहे होते हो, आपको उसको डिप्लॉय भी कर रहे होते हो, आप उसकी पाइपलाइन वगैरह क्रिएट कर रहे होते हो। काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हो, सिर्फ़ टूल्स का यूज़ करके। तो बेसिकली डेवऑप्स उस तरह काम करता है। तो फ्रेशर के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको आईटी में मिल जाएँगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे और इतना डायनामिक करियर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगा। ओके, तो एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जब आप करियर स्टार्ट करते हो, आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता है क्या यार, बहुत सारे बंदों को करना ही पड़ता है और ये कथावधित सत्य है, ठीक है? जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि स्टार्टिंग फ़ेज़ में तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ़ेज़ में तुम्हें हो सकता है 15,000 ₹20,000 में जॉब करना पड़ सकता है। पर अगर करना स्टार्ट कर देते हो, आप चूज़ कर लेते हो, आप 4 साल, 5 साल काम करो, उसके बाद स्विच करोगे, फिर सब अच्छा हो जाएगा। फिर अच्छी खासी सैलरी में आप जॉब कर रहे होगे। पर अगर आप इस टाइप के बंदे हो कि आप लेज़ी हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, भाई इंजीनियर मत बनो। इंजीनियर अगर बनना चाहते हो, तो भाई सीखना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड करना बंद कर देते हो, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? और इंजीनियरिंग के लिए आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आपको कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स पढ़ने होते हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ना होता है, आपको टूल्स वगैरह सीखने होते हैं। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है। अगर आप एक MERN डेवलपर बनना चाहते हो, आप एक जावा डेवलपर बनना चाहते हो, अलग टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो कि एक इंजीनियर को चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं और आप एक लेज़ी पर्सन हो, आप इस क्राइटेरिया पर फिट नहीं होते हो, तो भाई इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दो। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा है, भई खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो, आप उससे बेटर भी कमा सकते हो या हो सकता है आप ना कमा पाओ, वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। मतलब कंप्लीटली मैं ऐसे बात कर सकता हूँ ना कि हर बंदा हर जगह फिट नहीं हो सकता, ठीक है? और अपनी स्किल को तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तुम किस जगह पर किस तरह के काम को करने लायक हो। अगर वो चीज़ तुम्हें जल्दी अर्ली स्टेज में समझ में आ जाती है, तो भाई तुम भले ही कोई बंदा इंजीनियर है, तुम्हारी एक छोटी-सी दुकान है, हो सकता है तुम छोटी-सी दुकान से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, जो कि वो इंजीनियर नहीं कमा पा रहा है, नहीं बचा पा रहा है, ठीक है? पर वे ऑफ लिविंग वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। कोई बंदा है कि भाई वो बैंगलोर में रह रहा है, कोई बंदा है कि भाई वो कानपुर के एक छोटे से शहर या कस्बे में रह रहा है, ठीक है? वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आईटी करियर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, तुम्हें देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, पर स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस की हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, एक-एक चीज़ें बताऊँगा, एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगा और मुझे अगर ऐसा लगा कि उससे रिलेटेड कुछ वीडियो के थ्रू आपको समझाया जा सकता है, तो वो चीज़ें भी मैं कर दूँगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इंटेंशनली।